सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को, श्रोताओं को, सभी को कम्मू का प्यार भरा नमस्कार। भाई देखिए ना, हम तो यहाँ बुआ जी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बुआ जी पता नहीं कहाँ रह गई। चलिए कोई बात नहीं, जब तक बुआ जी आती हैं तब तक आप और हम बातें करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गंगा दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। सखियों और श्रोताओं, गंगा दशहरा मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। माँ गंगा जो हैं, गंगा नदी, पावन गंगा नदी, उनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। सभी जानते हैं कि राजा भगीरथ जो थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की और तब कहीं जाकर घोर तपस्या के बाद उनकी जो तपस्या थी वो सफल हुई और माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, सभी की मोक्ष के लिए, सभी की अच्छाई के लिए। और ये जो गंगा दशहरा पर्व हम मनाते हैं, इस दिन खासकर स्नान और दान का बहुत महत्व है, काफ़ी पुण्य माना जाता है। तो कहते हैं कि इस दिन जो भी दान किया जाए उसका काफ़ी महत्व रहता है और सीधा पुण्य मिलता है। और ये भी कहा जाता है सखियों कि जो कुछ भी आप दान करें ना, उसकी जो संख्या है वो 10 रखें। यानी कि अगर आप फल दान कर रहे हैं तो 10 करें, कपड़े दान कर रहे हैं तो 10 करें। तो इस दिन जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। जो मान्यताएं चली आ रही हैं हमारी संस्कृति के हिसाब से, वो सब तो सही है, लेकिन श्रोताओं, हमारी ये जो पावन गंगा नदी है, खासकर सभी नदियों के प्रति हमारा भी अपना एक जिम्मेदारी बनती है, एक कर्तव्य बनता है। वो ये कि इन नदियों को हम गंदा ना करें। हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी धरोहर है। ये सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। अरे कम्मो बहुरिया, अरे बाबा रे बाबा देखो जरा सा, हाय बुआ जी, शुरू हो गया। तुम क्या घबरा रही हो? घबराना तो हमें चाहिए, सांस हमारी फूलनी चाहिए। तुम तो हमें देख के बस करने लगी। सबसे पहले तो प्रणाम। भाई घबरा हम इसलिए रहे थे कि हम कहीं फंस गए। नहीं, हमें लगा कि हाय बुआ जी कहीं हमें यहाँ बिठा के भूल तो नहीं गई। नहीं, भूल नहीं कह रहे थे भाई, तैयारी कर रहे थे। हमने कहा देख लें कि आज क्या क्या करना है। और भाई देखो, सबसे पहले तो हम माफ़ी मांग लेते हैं कि विलंब से आए। हमारे साथी इंतज़ार कर रहे होंगे कि बुआ जी कहाँ रह गई। तो भाई प्यारी बुआ तो हाजिर हो गई। और ये तो वर्ल्ड फेमस बात है ना कि आज का दिन है और हम चूक जाए मिलने से। और आज तो गंगा दशहरा का दिन है। अब देखो सुबह से भाई यहाँ पर गंगा स्नान तो संभव नहीं हुआ, लेकिन बाकी तो याद बहुत आती है कि किस तरह से गंगा माँ के अवतरण की बात है आज के दिन, है ना। सही बात कह रही हैं बुआ जी। तो आपके आते ही ना ये जो मुस्कान है ना, ये और चौड़ी हो गई है। नहीं तो इसका मतलब नहीं कि बस मुस्कुराते रहो। नहीं। आज हम लोग और बात करेंगे। आज तो घूमने फिरने का दिन है ना बिटिया। हाँ बिल्कुल चलेंगे। मैं इसीलिए भी घबरा रही थी कि आज हम आपको जहाँ घुमाने ले जाने वाले हैं ना, तो कहीं हमें प्रोग्राम कैंसिल ना करना पड़े। अरे तो बता तो दो कहाँ चल रहे हैं। आप तो हाजिर हैं। आज हम चलेंगे चक्राता, जो एक पर्वतीय स्थल है, दर्शनीय स्थल है, वहां चलेंगे। अब देखो दर्शनीय है कि नहीं ये तो जाने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं। लेकिन वर्ल्ड फेमस है कि हमारे देश में जो भी जगह है वो सब बहुत सुकून देती है। और इतनी ज़्यादा जगहें हैं कि हमें लगता है कि हमें सब एक एक भी अगर हम देखें तो ये शायद जन्म कम पड़ जाएगा। सही कह रही हैं बुआ जी। और उन दिनों को याद करेंगे। कौन सा दिन? जब तुम आई थी ना, हमने तुम्हारा परिचय किया ना। हाँ बस, मतलब जब उसके बाद जो तुमने गड़बड़ियां की थी वो सब बताएंगे आज हम। और आज तक करते आ रहे हैं। नहीं, लेकिन भाई देखो ऐसा है ना, पहले दिन वाला सबको याद होगा, या पहली बार कुछ ऐसा हुआ ससुराल में। अब ऐसा नहीं है केवल बहुरियों के संग हुआ है, बिटियों के संग हुआ है, लड़कों के संग भी हुआ होगा। वो भी अपने ससुराल गए होंगे, है ना। बिल्कुल। तो ससुराल का जो वो पहला दिन है, सखियां भी बांटे हमारे साथ और सखा भी बांटे उस दिन की यादें। हो सकता है किसी ने अपनी चचिया सास या मौसिया सास को अपनी साली समझ लिया हो, हुआ होगा ना कुछ भी। बुआ जी पहले दिन ना कई मजेदार किस्से होते हैं। पहले दिन से मतलब ये है कि जब आप पहली बार ससुराल में गए या कुछ पहली बार ऐसा आपके संग घटित हुआ। अब आप ये मत सोचिएगा कि पहले दिन ही वाला मामला चाहिए। नहीं, माफी मांगते हैं। और आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं माफी किस तरीके की होती है, कितने प्रकार की होती है। हाय बुआ जी, माफी के भी प्रकार होते हैं? और क्या।
ऐसे ही थोड़ी कि बस कह दिया ओ सॉरी ठीक है देख लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा चलो बढ़ जाते हैं आगे। बहुत तरीका होता है, सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे नहीं, क्योंकि देखो गंगा दशहरा है और गंगा जी के बारे में एक बड़ा प्यारा सा दोहा जैसा ही कह सकते हैं, गंगा सकल मुद मंगल मूल, गंगा सकल मुद मंगल मूल, सब सुख करनि हरनि सब सूल। यानी गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है या कारण है और सब सुखों को करने वाली हैं और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। तो भाई देखो एक ज़माने में ऐसा था ना कि जब पूरा प्रवाह था उसमें, तो उसमें स्नान करने से बहुत सारे जो कष्ट थे, कष्ट से मतलब बिल्कुल शारीरिक जो समस्याएं होती थी उनका निवारण होता था बिल्कुल। और अपने आप में उसमें शुद्धिकरण की भी प्रक्रिया भी है, कुछ ऐसी उसमें है, रासायनिक ही उसका कहना चाहिए, वैज्ञानिक उसका प्रमाण है। तो इस तरह से गंगा का अपना महत्व तो है ही, बिल्कुल महत्व है। बुआ जी याद आता है जब गंगा के जल में, जब खासकर हम लोग हमेशा तो नहीं जा पाते थे, जब घूमने जाते थे तो जब जल में उतरते थे तो पांव रखते ही वो एक जो शीतलता मन को छूती थी, तन को छूती थी। तो कहते हैं ना कि जो दिमाग में जो उद्वेग रहता था वो अपने आप शांत हो जाता था। वैसे तो किसी भी जल राशि में इस तरह से हम जब प्रवेश करते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन हाँ गंगा के जल का अपना महत्व तो है, सभी जानते हैं उसको, लेकिन जहाँ से निकलती हैं गोमुख से, वहाँ का जो प्रवाह है और जो है वो देखते ही बनता है। और इसीलिए तो भाई गंगा के अवतरण की जब बात हुई और भगीरथ प्रयास किया, भगीरथ प्रयास सोचो ये मुहावरा ही इसीलिए बन गया क्योंकि भगीरथ ने प्रयास किया था अपने पूर्वजों के पुनर्जन्म के लिए, या उनके कहना चाहिए कि उद्धार के लिए। हाँ, तो बस यही उन्होंने कहा कि भाई आप गंगा को जब लाएंगे तभी उद्धार होगा। तो उन्होंने इतना प्रयास किया कि अब भगीरथ प्रयास मुहावरा ही बन गया है ना। बिल्कुल। तो ये जीवनदायिनी गंगा, तारने वाली जो गंगा कह सकते हैं, ये युगों से चली आ रही है बुआ जी, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी इसका महत्व, नदियों का खासकर अगर हम नदियों से इस बात को जोड़ें तो महत्व समझाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, और हमें लगता है कि समझाने और समझने से ज्यादा जरूरी है कि बिल्कुल व्यवहारिक रूप में उसको शुरू कर दिया जाए। और किसी भी तरह से जहाँ पे भी प्रदूषण की आपको संभावना लग रही है अपने स्तर पर, हम फिर वही कहने लगते हैं ना कमोबेश बहुरिया की, चलो भाई अब ये देखो यहाँ इतना बड़ा नाला बह रहा है, यहाँ से ये कचरा निकल रहा है, अरे आप साबुन मत लगाओ, आप उसमें कपड़े मत धो, है कि नहीं। सही बात। और पहले के जमाने में तो हमारी नानी लोग ये भी कहती थी, पता है क्या, तो नहीं पता होगा, वो कहती थी जब गंगा स्नान के लिए जाती थी तो घर से नहा के जाती थी, मतलब उसको पवित्र रूप में जाती थी, वो नहाने के लिए नहीं जाती थी। वो बकायदा पूजा की तरह जाते थे वो लोग। अच्छा। और वहाँ कपड़े नहीं धोते थे, वो लाके घर में ही धोए जाते थे। तो ये अगर आस्था हो, मतलब उसको आस्था के तौर पर लेते थे, ना कि वो नहाने का एक कार्यक्रम समझ के वहां जाते थे जी। तो इस तरीके की बातें होती हैं। कार्तिक में स्नान का अलग महत्व है, तो महत्व तो बहुत है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा कहीं और चले। पहले ही हमने कहा था एक बार ना, आधा बैगन आधा चकुंदर आधा चुकंदर। हाँ। और आगे बोलो, सारी बातें अंदर ही अंदर। बस इनके मुंह से कुछ नहीं पता चलता कि ये अभी चक्राता जाने वाली हैं कि मनाली जाएंगी, लेकिन आज हम लोग चक्राता चल रहे हैं क्योंकि भीड़ से दूर देखो, कहीं शांत और देख के बड़ा सुंदर लगे, प्रकृति की गोद हो, यानी कि आसपास खूब हरियाली हो, सुंदर सुंदर फूल वगैरह हो, तितलियां हो, है ना। तो ऐसा जो स्थल हो जहाँ पर बस मन खुश हो जाता है, तो ऐसा ही है चक्राता, है कि नहीं। और ये जो चक्राता है, ये जो स्थान है ना बुआ जी, उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो टॉन्स और यमुना नदी के बीच बसी है ये जगह चक्राता, और खास तौर से जानी जाती है अपने शुद्ध और शांत वातावरण के लिए। तो बस उत्तराखंड है तो भाई हो ही गई ना वही बात। वैसे भी कहते हैं ये देवों की भूमि है, कहते हैं। बिल्कुल चला जाएगा यहाँ पे। तो अभी तो चलो ना, चल तो रहे हैं, टाइगर फॉल्स चलते हैं। देखो चक्राता से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इस झरने की खूबसूरती को देखने के लिए ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, तुम ही चली जाना भैया। धीरे धीरे चलेंगे ना बुआ जी, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, टहलते तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक नजारे हैं, वैसे ही रोक लेंगे। चारों तरफ उसका प्राकृतिक जो आनंद है, प्रकृति का जो सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं वो हम देखेंगे। तुम तब तक लौट आना, क्योंकि चीड़ का देखो ये पेड़ है, देवदार के पेड़ हैं, इसके बीच में बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करते हैं और झरने तक पहुंचने में थकान महसूस नहीं होती है। बड़ी ऊंचाई से सीधे गिरते हुए इस झरने की विशेषता ये है कि ये दूर से दिखाई नहीं देता है, और लेकिन पानी की जो आवाज है ना झरने वाली, वो सुनाई देती है। मानो लगता है कि शेर दहाड़ रहा है, इतनी ऊपर से पानी गिरता है। और झरने के आसपास का
जाहिर है कि वातावरण बिल्कुल। हाय बुआ जी, तब तो आपको चलना ही पड़ेगा देखने के लिए, दूर से तो ये दिखाई देगा नहीं ना, दहाड़ सुनेंगे डर जाएंगे। आप चिंता ना करें, हम आपको जरूर लेकर जाएंगे। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊ है ना। अच्छा, झरना तो देख लिया हमने, अब लाखा मंडल जाना चाहिए। हाँ। जो चक्राता से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जो जगह है इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये जो जगह है ये पांडव कालीन है, मतलब महाभारत के काल से चली आ रही है, और यहीं पे कौरवों ने लाक्षागृह का जो षड्यंत्र था वो रचा था। और कई देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर और मूर्तियां यहाँ देखने को मिलेंगी हमें। लाक्षागृह वही है जिसमें कि 14 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होता था, और उसमें कहीं किसी को भनक न लगे, और उसके लिए इन्होंने लाक्षागृह का निर्माण किया ताकि उसमें वो जाएं, और लाख जो कि जलता है बहुत तेजी से, जिससे सील वगैरह लगाते हैं, वही लाख होता है, वही लाक्षागृह है, और उसका घर बनवाया था ताकि उसमें जब जाएं और आग लगा दी जाए तो कोई भी जिंदा न बचे। तो इस तरीके का षड्यंत्र था। और अब चलते हैं बुधेर टॉप की ओर। एशिया के सबसे बड़े घना जंगल है, बड़ा तो नहीं, घना जंगल में से एक है, और ये मखमली घास के मैदान और प्राचीन गुफाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग इस जगह को मोइला टॉप के नाम से जानते हैं, और हम लोग भाई बुधेर टॉप कहते हैं इसे। देवदार और चीड़ के घने जंगलों से घिरी ये जगह मन और आंखों को बहुत सुकून देती है। सच में ऐसी किसी जगह जब जाए ना बुआ जी, तो वापस आने का मन ही नहीं करता। नहीं, आना तो है, बस घूमो फिरो बिना किसी, क्या कहना चाहिए, मोह माया के। हाँ। तो चिलीमिरी पॉइंट चलते हैं। चलो। सूर्यास्त का जो नज़ारा है वो कहते हैं कि इस जगह से, चिलीमिरी पॉइंट से बेहद सुंदर दिखता है, और साथ ही साथ दिखती है हिमालय की पहाड़ियों का मनोरम दृश्य जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखो, वैसे भी जब पर्वतीय स्थान हो या समंदर का स्थान हो, सूर्यास्त अपने आप में एक बहुत अनोखा सा अनुभव देता है ना। जो दृश्य समा बंधता है वो देखते ही रहते हैं, और देखते 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 वो कब डूब जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और हम ऐसे ही देखते रह जाते हैं उनकी आभा को, बची हुई जो रेखाएं होती है, लगता है अभी भी सूर्य है वहां पर। तो वो सूर्यास्त का नज़ारा तो वाकई अच्छा होता है। ऐसा ही सूर्योदय का भी अच्छा लगता है, और खासतौर से जब ये प्रकृति से घिरा हो, यानी पेड़ पौधों से, तब तो और अच्छा लगता है। पहाड़ों पर खासतौर से, और यहाँ की जहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ देववन में अगर चलते हैं तो देवदार के वृक्षों से घिरा ये देववन जो है वो हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाई देता है। पूरी छटा उसकी दिखाई देती है। पक्षी निरीक्षण के लिए ये खास जगह है। बहुत शांत रम्य वातावरण में जब तरह तरह के पंछियों का कलरव सुनाई देता है, उनकी स्वर लहरियां गूंजती हैं, तो लगता है कि प्रकृति सचमुच कोई मीठा गीत सुना रही है। क्या बात है। और प्रकृति प्रेमी के साथ साथ अगर एडवेंचर करना चाहते हैं, थोड़े साहसी खेल खेलना चाहते हैं, तो मुंडाली की तरफ हमें चलना चाहिए, जो चक्राता से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर लगभग स्थित है, और ये जगह प्रसिद्ध है स्कीइंग के लिए। तो बर्फ में फिसलने का जो आनंद है बुआ जी भाई, लेकिन बस अभी तक देखा है हमने कि कैसे ऐसे सर इधर से भागते हैं, उधर से भागते हैं, स्कीइंग करते हैं। हाँ, ना तो इस बार किया जाएगा ना, चला जाएगा। आगे की बात बताओ फिर। तो किमोना फॉल्स चला जाए। किमोना फॉल्स जो है, यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है, क्योंकि बहुत अंदर की तरफ है, तो पर्यटक अधिकतर नहीं पहुंचते जी। और ये जो आसपास का वातावरण है, भीड़ कम होने की वजह से इसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। और ओक का जो घना जंगल है, घने पेड़ों से घिरी ये एक अनदेखी सी जगह है, मतलब अच्छा खासा समय यहाँ पे बिताया जा सकता है प्रकृति के बीच में। सही बात है। तो चलो आगे चलते हैं। हनोल स्थानीय लोगों के आराध्य महासू देवता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। मिश्रित स्थापत्य कला का बहुत सुंदर नमूना है, उत्कृष्ट उदाहरण है, और ये मंदिर जो चक्राता के पास हनोल गांव में है। और जब हनोल हम जाते हैं तो रास्ते में एक खास चीज रुक के देखनी बेहद जरूरी है। वो ये कि एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंचे चीड़ महावृक्ष की मतलब समाधि यहाँ देखी जा सकती है। अच्छा। अब ये क्या है, चीड़ जो बहुत बड़ा जो वृक्ष था वो गिरने के बाद टोन्स वन विभाग ने उस वृक्ष की डांटें यहाँ बचा के सुरक्षित रखी हैं। अरे वाह। तो ये भी एक खास आकर्षण है, बड़ी खास बात है ये तो। और प्राकृतिक खूबसूरती की हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आगे और भी चीज़ें देख लेते हैं ना, जैसे कि स्थानीय व्यंजन है। तो यहाँ पर खास तौर से लाल चावल, कचौड़ी, राजमा, उड़द की दाल, लाल चावल की खिचड़ी, तिल, भंगजीरे की चटनी,
और पहाड़ी खीरे के सलाद, ये सब बहुत मजेदार होते हैं। और एडवेंचर अगर आप करना चाहें तो ट्रैकिंग है, स्कीइंग है, मतलब बर्फ के जो खेल होते हैं, उनका खास आयोजन किया जाता है। अब बुआ जी, प्रश्न है कि कैसे और कब जाएं? चलो तुम बता दो, फिर हम बताते हैं कि हमारे साथी ने लिखकर भेजा। नहीं, पहले ही बता रहे हैं हम। बताइए। अच्छा, तुम बता दो, उसके बाद ये बताएंगे हम कि चक्राता हिल स्टेशन भारत के उत्तराखंड स्थित में अद्यतन से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये सुंदर हिल स्टेशन 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चक्राता हिल स्टेशन के पूर्व में मसूरी और टिहरी गढ़वाल, 73 चक्राता हिल स्टेशन, माउंट बैविंग, फैगिंग, प्रेम प्रेमी, पक्षी प्रेमी और बेहतरीन परिचित हैं। ये इन्होंने बहुत तरीके की चीजें एक साथ लिख दी हैं। कोई बात नहीं, हम समझ गए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, तो पहुंचा किस तरह जाए? कैसे जाएगा बताओ? मतलब जाने का जब सबसे अच्छा समय है ना, वो तो है मार्च से जून, और फिर उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक। तो अभी समय है। हाँ, प्लानिंग की जा सकती है। फिर और पहुंचने के लिए जो नजदीकी सबसे रेलवे स्टेशन है वो है ऋषिकेश, और फिर यहाँ से ऋषिकेश आप पहुंचिए ट्रेन द्वारा, और फिर यहाँ से बस या टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है चक्राता जाने के लिए। और देहरादून से भी चक्राता लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ से भी आप प्राइवेट व्हीकल करके भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और देहरादून के एयरपोर्ट का नाम जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। हाँ, ये जानना बड़ा जरूरी है, नहीं तो देहरादून ढूंढते रहोगे तो बस ढूंढते ही रह जाओगे। नहीं तो जो हवाई यात्रा से यहाँ पहुँचना चाहते हैं वो जॉली ग्रांट हवाई अड्डे तक पहुँचे। और पर्यटन स्थल चक्राता के बारे में हमारे साथी ने लिखा है कि चक्राता हिल स्टेशन ये स्थान भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 6,949 फुट या कह सकते हैं 2,118 मीटर है। जनसंख्या 2011 में करीब 5200, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है। प्रचलित भाषा इसकी हिंदी और गढ़वाली है। तो अच्छी जानकारी आपने दी। तो बुआ जी, ये जो चक्राता, ये जो हिल स्टेशन है, मतलब अगर जब आप यहाँ जाएं जी और आपके पास बहुत समय है तो थोड़ा रुक कर प्रकृति का आनंद लेते हुए, ये नहीं कि बस भाग रहे हैं और भागते भागते ये भी देख लिया। तुम जब चलोगी, जैसा करोगी वैसे चलेंगे ना। तो हम क्या करेंगे जान के, ये बताओ। हाँ, क्यों, आप और हम चलेंगे तो थोड़ी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, तो वैसे भी देखो, केवल चक्राता की बात हो या कहीं और की, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि अगर प्रकृति का आनंद लेना है आपको तो वहाँ ठहरिए। कोई ऐसा स्मारक नहीं है कि आपने ये स्थान देखा, एक मूर्ति देखी या एक इमारत देखी और चले आए। प्रकृति में जब तक बैठ के उसको अनुभव ना करें, उसका आनंद न लें, और हम जब कहते हैं कि खुली हवा है, शुद्ध वायु आपको मिल रही है, तो थोड़ा संरक्षित करके ले आइए। हाँ, बिल्कुल। और ये भी प्रण लीजिए कि जब आप ऐसे किसी पर्यटन स्थल पर जाएं, और खासकर प्राकृतिक स्थल पर जाएं, तो उसको उसी रूप में रहने दें, न उस जगह का रूप न बिगाड़ें। मतलब बिल्कुल सही बात है। अगर आप जा रहे हैं, हम जैसे कि खूब चाहते हैं कि पता नहीं कौन कौन से पत्तियां तोड़ने लगते हैं, सोचते हैं चलो यहाँ पर पेड़ों पर अपना नाम लिख दें, याद रखेंगे कि जब कोई आएगा, हमारे बेटवा बिटिया पोता पोती कोई तो देखेगा कि अच्छा ये नाम लिख के गई थी, प्यारी बुआ लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये सब ना करें, क्योंकि खुरच के उसको हम तंग करते हैं। हम सोचते हैं कि जो वृक्ष है इतना मोटा, इसका तना है, तो इसमें अगर हमने एक सुई भी चुभो दी तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम बहुत वीर हैं, समझ लेना। चौंक गई कम्मो बौरिया। हाँ, डरा दिया आपने मुझे बुआ जी। चलो, हमने माफ किया तुमको। देखो, वीर इसलिए है क्योंकि हमारे साथी ने लिखा है कि क्षमा वीरों का आभूषण कहा गया है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में क्षमा को एक गहना माना गया है। जो वीर होगा वही क्षमा कर सकता है। दरअसल हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है, लेकिन इंसान की फितरत है कि उन गलतियों को भूल नहीं पाता और उनको अपने सीने से लगा लेता है, सामने वाले को माफ नहीं करता। माफी अनेक प्रकार की होती है, जैसे आपने किसी से बातचीत करना बंद कर दिया तो हंसकर मुस्कुराकर जब कहीं हो सके तो उस कड़ी को तोड़ सकते हैं, या फिर सीधे सीधे उस व्यक्ति की गलतियों का एहसास दिलाते हुए आप उसे माफ कर सकते हैं। तो इसी तरीके की बात वैसे हमारे बहुत सारे और भी साथियों ने लिखा है कि क्षमा जो है वो आभूषण है। ऐसे ही किसी ने लिखा है क्षमा वीरस्य आभूषणम, मतलब वीरों का आभूषण है। तो इन्होंने भी लिखा है कि इंसान को बहुत सारी अच्छाइयों से नवाजा है ईश्वर ने। उन अच्छाइयों में से एक अच्छाई है क्षमा। किसी को किसी की भूल के लिए क्षमा करना, उस व्यक्ति को आत्मग्लानि से मुक्ति दिलाना एक बड़ा परोपकार है। तो भाई क्षमा जो है ना, ये बताओ बहुरिया
कि हम लोगों ने सोचा था कि किस किस तरीके की क्षमा होती है, एक तो देने वाली, एक लेने वाली। एक लेने वाली, दो प्रकार की मूलतः होती है कि एक व्यक्ति क्षमा मांगता है और एक व्यक्ति क्षमा करता है। हाँ, तो बड़े बड़े लोग क्षमा करते हैं, हम लोग बच्चों वाली बात कर लेते हैं कि जैसे ना क्षमा कई तरीके से मांग लेते हैं ना। जैसे अभी बहुत ये बुआ जी जो हैं बहुत हमसे वो कह रही हैं ये वो चलो मांग लेते हैं माफी, अब ये शांत हो किसी तरह से। अक्सर तुम ऐसा करती हो ना। अब बुआ जी स्थिति की कहते हैं ना नजाकत को देखते हुए व्यक्ति क्षमा मांगता है या क्षमा करता है। बिल्कुल। तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि किसी ने व्यक्ति ने गलती की और वो दिल से पश्चाताप कर रहा है कि नहीं मुझसे सच में बहुत गलती हुई है, और फिर वो जब माफी मांगता है तो वो दिल से माफी मांगता है कि किसी तरह मुझे माफी मिल जाए, ये जो मेरे द्वारा गलती हुई है इसका मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देखो हाँ बिल्कुल सही बात है, और भले पश्चाताप हो या ना हो, दिल से माफी मांगने का मतलब ये होता है कि दोबारा वो गलती न हो और उसकी पुनरावृत्ति ना हो। उसके संग संग ये है कि जो भी जिस वजह से जिस मतलब गलती हुई है उसको छोड़ा जाए और उसको आगे उसमें सुधार की पूरी संभावना की जाए, प्रयास किया जाए कि वो गलती दोबारा ना हो। जी। लेकिन कुछ गलतियां होती हैं कि हो जाती हैं तो भी माफी मांग लिया जाता है, मालूम है कि दोबारा ये नहीं होगी कभी भी। जी। ये कुछ ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन सामने वाले के मन को शांत करने के लिए भी माफी मांग ली जाती है ना, उस समय मतलब बात खत्म करने के लिए। बिल्कुल हाँ, लेकिन बुआ जी कम्मो जो है ना हर बार नई गलतियों के लिए माफी मांगती है, पुरानी गलतियां दोहराती नहीं है। ये बड़ी खास बात है। इस तरीके की तो गलती और माफी हमने सोचा ही नहीं था। ये वाला बिंदु तो नहीं आया रहा इसमें बिटिया, तो अब क्या किया जाए? तो अब शामिल कर लिया हम लोगों ने। ये बात भी सही है। तो मतलब हर बार एक नई गलती की गुंजाइश रहती है तो माफी दे देना चाहिए। लेकिन माफी मांगने वाली जो बात है अक्सर हम क्या करते हैं कि बड़े सतही तरीके से मांगते हैं। जी। है ना, जैसे कि मन में पता भी है कि हम गलत हैं, लेकिन हम जो हमारा जो होता है, मेरा अपना मैं जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, जो अहम की बात आप कर रही हैं। जी बिल्कुल, अहम की बात जो हम कर रहे हैं, और उसमें जो होता है कि हम अक्सर अपना भी बिगाड़ लेते हैं स्थिति, पूरा जो आसपास का वातावरण भी बिगाड़ लेते हैं और हम कहीं भी झुकने को तैयार नहीं होते हैं। जबकि अपमान मान जो भी चीज़ है वो ऐसी बस एक सोच की बात है। आपने सोच लिया तो आपका अपमान हो रहा है, अगर आप नहीं सोचते हैं तो कोई बात नहीं, और आप में जितनी विनम्रता जितनी शालीनता आ जाए उतना ही अच्छा है। सच बात देखो कम्मो बहुरिया, क्या होता है क्या कि सुकून हमें ही मिलता है, चाहे हमें माफी मांगें, चाहे हम माफ कर दें, चाहे जैसे भी। बिल्कुल बुआ जी, वो एक बात होती है ना कि अगर आपको गलती का एहसास है और आपको सच में लग रहा है कि नहीं आगे से ये नहीं होगी, तो इससे बड़ी शांति, इससे बड़ा संतोष नहीं मिलता। सही बात है। तो जैसे माफी मांगने वाला दिल से माफी मांगता है, उसी तरह क्षमा करने वाला उसे भी दिल से माफी दे देनी चाहिए। है सही में? बिल्कुल। चलो कर दिया माफ। तो बिल्कुल सही बात है। अक्सर क्या होता है कि हम रास्ते में चल रहे होते हैं, किसी से पैर टकरा गया, कुछ हो गया, तो हम माफी मांग लेते हैं, बस यूं ही चलते फिरते। हाँ, औपचारिकतावश मतलब बस। हाँ, औपचारिकता क्या ये कहें कि चलती फिरती वाली चीज है, दोबारा वो होनी नहीं है, वो व्यक्ति दोबारा मिलना नहीं है, इसलिए वो घटना नहीं घटित होगी। लेकिन उतना भी मांग लेना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सामने वाला उस समय आहत होता है और कहीं ना कहीं उसके मांग लेने से उसके दर्द में आराम मिल जाए। हाँ, दर्द में आराम मिलता है, चाहे वो शरीर में लगा हुआ दर्द हो या मन में लग जाए। तो ये बात है। उसके संग संग जो परिवार में बात होती है जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना बहुरिया। हाँ बिल्कुल बुआ जी। और क्योंकि परिवार ही वो वृक्ष है जो आपके पीछे खड़ा रहता है संबल बन के। बिल्कुल। तो परिवार में ये चीज नहीं है कि मतलब वो एक अहम की जो बात आप कर रही थी ना कि वो नहीं आती कि हम कैसे माफी मांगे। आ तो जाती है, आनी नहीं चाहिए। आनी नहीं चाहिए, जाती है, परिवार में ही तो आती है। सड़क चलते आदमी से तो चलो ये दोबारा मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, मांग लो माफी, कोई बात नहीं। यहाँ तो अच्छा लो, अब हमें हर बार आज हम झुक जाएंगे तो हमें बार बार झुकना पड़ेगा। एक ये जो बात है उस वजह से भी हम अक्सर माफी नहीं मांगते कि अच्छा आज हमने अगर माफी मांग ली तो हमें जिंदगी भर हम ही को मांगनी पड़ेगी। तो भाई हाँ, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि ऐसा सबके मन में आता ही है। लेकिन ये सोच तो गलत है ना बुआ जी। बिल्कुल। क्योंकि परिवार में ये हो सकता है कि मतलब आप बिना मांगे, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको क्षमा कर दिया जाएगा जी। लेकिन ये सोचते हुए कि भविष्य में आप अपने में सुधार करेंगे या आप जो गलतियां कर रहे हैं, आपका जो व्यवहार है उसमें आप सुधार करेंगे। बिल्कुल।
और एक बात और है कि अक्सर ये भी होता है कि हम माफ़ी की ही इंतज़ार करते रह जाते हैं। कभी ये भी देखिए कि हो सकता है कि हम माफ़ी सामने वाला नहीं मांग रहा है, लेकिन वो अपने व्यवहार में पूरा परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है और पूरा बदल चुका है परिस्थिति के हिसाब से, परिवार के हिसाब से या आपके हिसाब से। जो चीज़ आपको नहीं पसंद है वो दोबारा नहीं कर रहा है जी। तब आप उस माफ़ी की प्रतीक्षा न करें, बल्कि आप उसके व्यवहार को देखें। जो आपको आहत करता था उसने छोड़ दिया। तो अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि नहीं? तो ये महत्वपूर्ण है कि आप व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं और आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम कभी कभी उसी माफ़ी 2 शब्द के अक्षर के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई उसने माफ़ी तो आज तक मांगी नहीं, हम कैसे सब सामान्य हो जाए। तो भाई ऐसा ना करें। ऐसे एक बहुत प्यारा सा संदेश आया है, माफ़ी जड़ चेतन से सदा मांगनी चाहिए। चेतन से तो हम मांग ही लेते हैं अक्सर, जड़ से कभी नहीं मांगी। कभी जमीन पर जोर से पैर पटकते हैं तो मन में तुरंत आता है धरती माँ माफ करे। क्या बात। फूल तोड़ दिया तब माफ़ी उस पौधे से। हर समय मन में क्षमा भाव हो, हम माफ़ी मांग भी लें और माफ भी कर दें। हमेशा माफ कर दें बुआ जी। और एक संदेश और पढ़ लें। हमारे जो श्रोता हैं कह रहे हैं कि क्षमा करना इंसान का एक बहुत बड़ा गुण होता है। वैसे क्षमा करने वाले बिरले और निराले ही होते हैं। एक बार मेरे दोस्त के साथ मनमुटाव हो गया था। गलती तो वैसे दोस्त की थी, पर मैंने सोचा कि ये मुझसे क्षमा मांगना चाहता है, पर मैंने उसे बिना क्षमा मांगे ही उसे क्षमा कर दिया। दूसरे को किसी को पता ही नहीं चलने दिया। अगर मैं सभी के सामने माफ करता तो हमेशा के लिए उसका दिल कचोटता ही रहता। ओहो, क्या बात है। ऐसे ही बहुत सारी दार्शनिक बातें भी की हैं। लिखते हैं कि अधिकांश दार्शनिकों का मानना है कि माफ़ी मांगने वाले व्यक्ति को कुछ भावनाओं को रखने के लिए माफ़ी मांगने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से पछतावा या पश्चाताप। और पछतावा के बीच प्रासंगिक अंतर ये है कि जो लोग पछताते हैं वे मानते हैं कि स्थिति उनके कार्यों या निष्क्रियता के कारण हुई, जबकि लोग अपने नियंत्रण से परे या उसकी भागीदारी से बाहर की स्थितियों के लिए खेद महसूस करते हैं। तो कुछ ऐसी बात है कि अन्य कुछ परिस्थितियों में ये मानते हैं कि कड़ाई आवश्यक नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति किसी न किसी तरह से किए गए अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार था। माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति उन कार्यों के परिणाम, इन्होंने बहुत सारी वो लिखा है। इन्होंने लिखा कि माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति भविष्य में अलग व्यवहार करने का इरादा रखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप फिर उस गलती को दोहराएं ना। तो बुआ जी, ये जो चेहरा होता है ना, ये सब बता देता है कि तो हम आपने माफ़ी दी, क्षमा किया या नहीं किया। यही तो हम कह रहे हैं कि चेहरा सब कुछ बता देता है। तो अगर आपका दिल साफ रहेगा तो चेहरे पर जो भाव आएंगे वो अच्छे आएंगे। तो वैसा रखिए। और वही वाली बात है ना कि आप मन में कुछ भी रखें, बाहर कुछ और कर रहे हैं तो पता चल जाता है। बिल्कुल। तो जब आप सच में माफ़ी चाह रहे हैं तो दिल से मांगिए, तभी मुंह से भी बोलिए। और बुआ जी, कहा भी गया है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम भृगु कह रहीम हरि का घट्यो जो भृगुमारी लात। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि छोटी मोटी चीज से हरि का क्या घटता है। तो क्षमा करने में बड़े लोगों का क्या घटता है, तात्पर्य ये है। ये बात तो है। और छोटे लोग तो उत्पात करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जब आप छोटे भी हैं और आपने क्षमा कर दी तो आपका बड़प्पन उसमें जाहिर होता है। और अगर आप बड़े हैं और उसके बाद भी उत्पात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अभी आपका बचपना या आप परिपक्व नहीं हुए। तो ये भी मतलब है इसका। लेकिन शादी को अगर 14 वर्ष हो गए हो तब हमारी नहीं, ये पेचीदा सवाल है। नहीं सवाल नहीं है। इन्होंने लिखकर भेजा है कि 14 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम पहली बार ससुराल गए थे तो साथ में श्रीमती जी भी गई थी। उस समय हम लोगों के हालात अच्छे नहीं थे। हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। सो अपनी पत्नी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो सभी लोग जाता है, कमो बहुरिया ना। अब रास्ते भर हम दोनों में नोक झोंक होती गई। हाँ, ये गड़बड़ था। खैर, श्रीमती इन्होंने लिखा है कि नोक झोंक होते गया। श्रीमती जी का कहना था कि मायके के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कैसा ससुराल है। खैर, हम वहाँ गए तो यकीन मानिए दीदी, मेरे ससुर जी को छोड़कर सबने मेरा और मेरे हालात का मजाक उड़ाया। साथ में मेरी पत्नी भी उन लोगों के हाँ में हाँ मिलाती रही। कुल मिलाकर मेरा पहला मतलब ससुराल का दिन बिल्कुल ही बेकार गया। तो ये जो हमारे सखा हैं, ये जो पहला दिन था। हाँ, आगे ये भी लिखते हैं। देखो, ये तो पहले दिन की बात हो गई, छोड़ दो। अब ये लिखते हैं कि अब वही लोग नजरों पर बिठाए हैं दीदी। क्या बात है। जैसे जैसे बुआ जी रिश्ते आपस में आगे बढ़ते हैं तो एक जो प्रगाढ़ता होती है ना, आपसी प्यार जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अरे अच्छा होगा तब ना बढ़ेगा। अच्छे हैं ये इसलिए बढ़ा। हाँ,
तो पहले दिन से तो हम पूरे जिंदगी भर को कहते हैं ना, उसका आकलन नहीं कर सकते। कर लेते हैं ना, लेकिन आकलन तो हम पहली बार में ही करते हैं। देखो यही बात है, ये यहाँ पर यही बात है ना बहुरिया की, ये समझना चाहिए कि एक बार में आप किसी को जज न करें, ये निर्णय न लें कि ये व्यक्ति कैसा है। अब आपको खुद ही अब कह नहीं सकते, लेकिन पछतावा तो होगा कि वो लोग जब आप, और अब अच्छी बात यह है कि हमारे ये श्रोता ने खुद स्वीकार करके इस बात को बता रहे हैं जी। क्योंकि आज अंत भला तो सब भला। अब आज का दिन अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जरूर उनके मन में ये होगा कि हाय हमने उस दिन ऐसा क्यों किया, है कि नहीं? बुआ जी ये कहेंगे कि पुराने दिनों की कड़वाहट को भूल के अभी की जो मिठास है बस उसको याद रखा जाए। हाँ, तो पछतावा तो उन लोगों को होगा ना जिन्होंने ये व्यवहार किया था। और अपने ससुराल की पहले दिन की बात याद करवा दी आपने। तुमको याद है? तुम्हें क्या याद रहेगी, तुम्हें तो अपना होश ही नहीं रहता है। हाय बुआ जी, ससुराल का पहला दिन किसे याद नहीं रहता, हम तो बड़े घबराए हुए थे। याद है हमें? नहीं, हमें लग नहीं रहा है। वो वाली बात तो बिल्कुल नहीं याद होगी, वो वाली बात, वो वाली छत पर जो हुई थी। अब छोड़िए छत वाली बात, क्या याद करना। हमारी सखी कह रही हैं कि वैसे सच कहूं पहला दिन एकदम घबराहट लिए था। अच्छा। ससुराल में स्वागत अजीबोगरीब तरीके से हुआ। हम लोगों में नई बहू का गृह प्रवेश कलश रख कुमकुम के पैरों से होता है, लेकिन मेरे ससुराल में ढेर सारे बर्तनों को पति ने ठोकर से बिखेर दिया और फिर मेरे द्वारा उसे उठवाया गया। सब कुछ बहुत अजीब था। आज से 20 साल पहले मेरे गाँव में एक माचिस तक नहीं मिलती थी। आज इस मंच पर कह रही हूँ, जिस घर में बहन बेटी नहीं होती वहाँ बहू की कद्र भी कम होती है। भाई ऐसा तो मतलब आपका अनुभव होगा जरूर, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो रिवाज की बात है, सबकी अपने अपने ढंग की होती है। किसी किसी के यहाँ देखो कमो बोरिया ऐसा होता है कि नई नई धोती ऐसे बिछा देते हैं जमीन पर और पूड़ी बेल बेल कर रख देते हैं कच्चे आटे वाली, और उसपे कहते हैं लड़की को, बहू जो आती है जिसका स्वागत करते हैं, परछन करते हैं, उससे कहते हैं उस पर पैर रख के आगे बढ़ो, और फिर पीछे से लड़का जो है उसका पति उसको उठाता है। तो ये सब चीजें मतलब एक तरीके से देखा जाता है कि उसको क्या शऊर है उसके जी। तो कोई लड़कियां होती है समझदार होती है तो उस पर सिर्फ अंगूठा छुआ देती हैं क्योंकि पीछे से पति को उठाना है तो बहुत चिपक ना जाए। कोई होती है उनको नहीं समझ में आता तो पूरा पैर रख देती हैं और वो चिपक जाती है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी समझदारी का प्रतीक है, या अब तो उसको खेल के तौर पर लिया जाता है। कहीं कहीं ऐसा करते हैं कि वो बहू के हाथ में, लड़के के हाथ में ऐसे तिल देते हैं। हाँ। और एक बड़ी सी परात के ऊपर हाथ ऐसे रख लेते हैं, अंजुली जैसे कहते हैं, अंजुली में उसके तिल डालते हैं और वो लड़का जो है वो ऐसे हाथ मतलब गिरा देता है, छोड़ देता है, तिल गिरने लगती है तो जल्दी से लड़की जो है नीचे हाथ डालती है, उसे पकड़ना होता है, उसको नीचे अपने अंजुली में लेना होता है और फिर वो उसके हाथ में डालती है। तो मतलब वो तो बिखरता चलेगा, आपको संभालते रहना है। ये इस बात का भी प्रतीक हो सकता है ना बुआ जी की जो संसार अभी दोनों संसार करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिखराव तो आएगा ही, भाई जीवन है, लेकिन यही है कि किस तरह दोनों मिलजुल कर उसे समेटते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि अरे वाह क्या बात है, इन्होंने लिखा है मंच से जुड़ने वाले सभी साथी मित्रों और रेणु जी और आकांक्षा जी को सप्रेम नमस्कार। लिखते वो दिन याद करो, मैं ससुराल में पहला दिन की बात नहीं कह रहा, लेकिन कोरोना काल के शुरुआती दिनों की बात याद करा रहा हूँ। इस काल के दौरान ही विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर श्रोताओं को कोरोना से बचने के लिए जानकारी और जागरूकता बढ़ाने वाले विज्ञापन से ही ये प्यारी बुआ और बहुरिया कम्बो का रिश्ता उभर कर आया, तो आज तक कायम है। तो भाई हमेशा कायम रहेगा। तो गीत सुनते रहेंगे तब जाहिर है कि कायम भी रहेगा, है ना। तो भाई देखो ये तो वर्ड फेमस है ना कि ससुराल में नया नया खाने को मिलता है। लड़कों की तो चांदी चांदी रहती है, यही हमारे साथी भी लिखकर भेज रहे हैं ना। क्या बात है। ससुराल में पहला दिन मानो किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है जी। हर सेकंड में कुछ न कुछ नया खाने को जरूर मिलता है। और बुआ जी ये भी लिख रहे हैं कि और तो और खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी ससुराल में सालियां होती हैं, उनके लिए हर दिन पहला ही दिन है दीदी। हाँ भाई, आवभगत बहुत होती है ना। सालियां खुशी से खिलाती हैं, लेकिन उसी साली की जब शादी हो जाती है तो फिर सब ठन गोपाल है ना। और बुआ जी एक हमारी सखी कह रही हैं कि मेरी सास अच्छे व्यक्तित्व की धनी थी, लेकिन उनके साथ ज़्यादा समय नहीं रह सकी। हम काम की वजह से इंदौर में रहते थे और वो गांव में, लेकिन हम समय समय पर गांव जाते रहते थे और जब से वो गई तो घर की रौनक ही चली गई। बिल्कुल सही बात है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कुछ इस तरीके की भावनाएं अपने लिखी है कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। एक तरफ माँ को लगता है मेरा दामाद मेरी बेटी का हर काम में हाथ बटाए, खुश रखे, और वहीं दूसरी तरफ बेटा बहू के काम में हाथ बटाता है तो अच्छा नहीं लगता है। बहू है मेरे बेटे से काम करवाती है। हालांकि एक ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखकर भेजी है, रिश्ते चंदन जैसा होना चाहिए जो 1000 टुकड़े होने पर भी
खुशबू नहीं जाती है। क्या बात है। तो ऐसे ही होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बुआ जी, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये खट्टे मीठे होते हैं। तो खट्टे मीठे रिश्ते हों चाहे ना हो, तुम्हारी तो छत वाली बात है वो हम फिर कभी करेंगे। लेकिन क्योंकि अब तुम बड़ी खुश हो क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। तो चलो ठीक है, अब विदा लेते हैं, सखियों से फिर मुलाकात करेंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि समय समाप्त हो रहा है। तो सभी को कम्मो और प्यारी बुआ का नमस्कार।